गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को पीछे वाले वीडियो में 9th क्लास के फिजिक्स में आप लोग को बताया गया था कि गुरुत्वाकर्षण के नियम सूत्र ये बता दिया गया था नहीं, और इससे आप बिल्कुल जानकारी प्राप्त कर लिए हैं, पढ़ चुके हैं। और आपको बोला गया था कि मैं आज उस पर न्यूमेरिकल दूंगा, आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इसके बाद समझाता हूं। दो आकाशीय पिंड जिसका द्रव्यमान क्रमशः 50 केजी और 120 केजी है तथा दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करें। आइए विद्यार्थी, बहुत आसान है। पहले आप लोग को ये बताया गया था, सूत्र होता है बराबर जी m1 m2 बटे r स्क्वायर यानी डी स्क्वायर। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपरे में m1 m2 बटे डी स्क्वायर लिखो या r स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बल, गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए ई भी चाहिए, कै गो चाहिए? 4 गो। तो 4 गो में देल कै 1 2 और 3, और आपको कल इसका मान बताए थे, कैपिटल जी का मान पीछे वाले वीडियो में बताया गया था। समझ रहे बात को? यदि जो बच्चा पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। तो आइए सॉल्यूशन में पहले ई लिखिएगा कि दिया है m1 पहला का द्रव्यमान, m2 दूसरा का द्रव्यमान, और d दूरी है ने, और g ये सब का मान दिया हुआ है। पहला का दिया हुआ है कितना किलो, तो 50 केजी, दूसरा के 120 केजी, और दूरिया दिले है 10 मीटर। और इसका कल मान बताए थे 6.673 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। मात्रक लिखना फिजिक्स में बहुत जरूरी होता है ना। अब आप गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र लगा देंगे, जो अभी मैंने नीचे लिखा था, F बराबर जी m1 m2 बटे डी स्क्वायर। जी 6.673 गुने 10⁻⁻11 गुने 50 गुने 120 बटे 10 के स्क्वायर। मान बैठा दिया, तो ये 12×5=60, इसको रहने देना। 673 गुने 10⁻⁻11 और 12×5=60 हो गया, और 2 जीरो पहले से हो गया, 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो, और 12 गुने 5 60 हो गया। और नीचे 10 के स्क्वायर होता है विद्यार्थी जी, 10 का स्क्वायर होता है 100, 1 2 समझ गया। अब इसको इससे गुना कर देना, किसको? तो 6 गुने 6.673 गुने 10⁻⁻11/3, सॉरी मैंने गलती बोला, 6 को गुना जब मैंने किया है तो ये 6 नहीं है बल्कि 60 है, गलती मैंने बोल दिया था, 60 है बाबू। 6.673 गुने 10⁻⁻11, नीचे बचा 1। अब 1 को कोई दिक्कत नहीं है, खत्म कर देंगे। देखिए पहले गुना करते हैं, 3 छके 18,
1, 7 छके 42, 1 43, 4, 6 छका 36 और 4 40 है ना, 4, 6 छका 36 और 4 40। देख लिया, 1 0 दे देंगे इसका वाला, तो आ गया कितना आया देख रहे हैं। और गुने है 10 पर पावर माइनस 11, और कई अंक के बाद 10 मतलब है 3 को, तो 1 2 3 यहाँ पर समझ रहे हैं इतना। लेकिन अब आप इसको 400 कितना लिखेंगे, 10 मतलब बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, बल है मात्रक न्यूटन होगा। लेकिन दशमलव जब घात रहे विद्यार्थी जी, तो ये दशमलव 1 अंक पर दिया जाता है, इधर आएगा, तो इधर जब आएगा तो इसका मान घट जाएगा, है ना। पावर ऐसे बोलने में लगता है घट जाएगा, लेकिन वैल्यू बढ़ जाता है। 4.0038 गुने 10 पर पावर 2 घटेगा तो -11। से पावर बड़ा हो गया, क्योंकि -11 है और -9 है, तो -9 बड़ा होता है और -11 छोटा होता है। तो ये आ गया आपको आंसर। तो ये रहा, आपको जैसे थ्योरी बताए थे उस थ्योरी के आधार पर ये न्यूमेरिकल। आइए मैं आप लोग को आगे गुरुत्वाकर्षण के नियम का महत्व बताते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम का महत्व क्या है। आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है, उसका महत्व के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला महत्व है कि हमें पृथ्वी से बांध कर रखने में गुरुत्वाकर्षण मदद करता है। दूसरा, ब्रह्मांड में जितने भी बड़े से लेकर के छोटे, विशाल से लेकर के बहुत कनी, बहुत धूलकण की जरा कनिक भाग को पर भी ये नियम लागू होता है। विद्यार्थी जी, जो सूर्य है आप पढ़े हैं, और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाता है, तो इसी के कारण सूर्य और चंद्रमा के बीच जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तब उसी के कारण समुद्र में ज्वार भाटा उठता है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल वहां नहीं लगेगा, तब विद्यार्थी वहां ज्वार भाटा नहीं उठेगा, समुद्र में लहरें नहीं उठेगी। तो समुद्र में लहर उठने का कारण गुरुत्वाकर्षण के महत्व से रिलेटेड है। दूसरा, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों को अपने अपने वृत्तीय पथ में बांध कर रखने का गुरुत्वाकर्षण से होता है। हमें पृथ्वी से बंधे रखने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। ब्रह्मांड के सभी अस्तित्व है तो गुरुत्वाकर्षण है। जितने भी ग्रह है उन सभी ग्रहों को जो उपग्रह चक्कर लगाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बलों के नियमों के आधार पर। तो विद्यार्थी जी, ये सब चीजों को आपको ध्यान देना है, ये सभी गुरुत्वाकर्षण के महत्व है। आइए मैं उसके बारे में बताता हूं, आप इसको 20 मिनट तक देखें, 20 सेकंड तक देखें। देखिए विद्यार्थी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व को लिखें। क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व को लिखें। क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक
नियम के महत्व को लिखें। देखिए विद्यार्थी जी, क्वेश्चन है सार्वत्रिक नियम के महत्व को लिखें। यहाँ दिखाई पड़ जाता है, यहाँ दिखाई पड़ जाता है, लिख लीजिए, इसमें थोड़ी लाइव चलता है। काट देंगे। हाँ, लिख देख के लिख लीजिए, इसको काट देंगे। देखिए निम्नलिखित करके लिखना है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का निम्नलिखित महत्व है। पहला, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, इसी के कारण। दूसरा, पृथ्वी की सतह से निश्चित दूरी पर वायु मंडल है। तीसरा, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र में ज्वार भाटा उठता है। चौथा, सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में ग्रहों चक्कर लगाता है। और पांचवा, वर्षा के बूंद का गिरना एवं हिम जमना, ये सभी बातें गुरुत्वाकर्षण के नियम के महत्व के कारण होता है। यदि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व नहीं होता, तब ब्रह्मांड का अस्तित्व भी नहीं रहता। आप देख रहे हैं सारे पॉइंटों को, और भी कुछ पॉइंट है जगह नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं कि वर्षा के बूंद का गिरना भी और पृथ्वी पर आकर के बर्फ का जमना, पहाड़ों, पर्वतों, नदियों, पठारों में बर्फ का जमना भी इसी के कारण होता है। और ब्रह्मांड का भी अस्तित्व है तो इसी के कारण। देख रहे हैं, तो आप इसको गौर से 20 सेकंड तक देखें। देखिए विद्यार्थी, आगे का टॉपिक है जोहान्स केपलर, वैज्ञानिक का नाम है।
जोहान्स केपलर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं केपलर के नियम। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? केपलर के नियम। इनका भी, केपलर साहब के भी 3 नियम है। केपलर के 3 नियम है और ये भी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित इसी चैप्टर में पढ़ना है, कुछ बुकों में नहीं पढ़ना है। लेकिन आइए मैं आप लोग को बता रहा हूं, सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि केपलर का 3 नियम क्या है। बहुत आसान है तीनों नियम। प्रत्येक ग्रह, आप अभी कुछ देरी पहले मैंने बताया इसके महत्व में, और पहले से भी जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों क्या करता है? चक्कर लगाता है। चक्कर अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग होती है, नहीं विद्यार्थी? सूर्य के सबसे निकट वाला जो ग्रह है वो बुध है। उसके बाद सबको आप देखते होंगे कि 8वां पढ़ा था इस प्रकार से, सभी अपने अपने एक कक्षा में होती है। इस कक्षा जो है वो गोलाकार नहीं है, दीर्घवृत्तीय है, ऐसे अंडाकार है, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्तीय। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्तीय। यानी सूर्य के चारों ओर ग्रहों जो चक्कर लगाता है उस चक्कर वाली क्षेत्र को कक्षा कहते हैं, जिसका आकार दीर्घवृत्तीय होता है, लेकिन सूर्य उसके फोकस पर होता है। सूर्य उसके फोकस पर होता है। केपलर साहब का यह सबसे सटीक और पहला नियम है। पहला नियम क्या है? आप फिर से फॉलो करेंगे, फिर से सुनेंगे, ध्यान से देखिएगा कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है, लेकिन सूर्य इस दीर्घवृत्तीय पर फोकस पर स्थित होती है। समझ रहा है विद्यार्थी? यानी सूर्य और ग्रह का जो रिलेशन है दीर्घवृत्तीय पथ पर फोकस का रिलेशन है। क्या चीज का है? फोकस का है। तो याद रहे, पहला बात, ग्रह और सूर्य एक दूसरे के दीर्घवृत्तीय पथ पर तो है, लेकिन फोकस पर है। दीर्घवृत्तीय पथ पर कौन है? तो ग्रह है। कौन है? ग्रह। बात को याद रहेगा, है ना? केपलर का पहला नियम क्या है कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह अपने अपने दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है, लेकिन सूर्य इस दीर्घवृत्तीय के एक फोकस पर स्थित होता है। इस बात को आपको याद रहना चाहिए विद्यार्थी, ध्यान से सुने। दूसरा बात है कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, वह चक्कर द्वारा जो तय किया गया जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। मतलब पहला बात था कि फोकस पर होता है, दूसरा बात है कि क्षेत्रफल बराबर होता है, और तीसरा बात है कि जब चक्कर लगाएगा तो ये जो दूरी है r, और चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसको आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को कोशिश करेंगे t से, और दूरी को कोशिश करेंगे, ये हो गया आवर्त काल, आई को हो गया दूरी। तो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। इस चक्कर में जो आवर्त काल होता है और जो दूरी होता है, आवर्त काल का वर्ग और दूरी के घन का समानुपाती होता है। याद रहेगा? तीसरा नियम याद रहेगा कि जो आवर्त काल है, मतलब उसको चक्कर लगाने में जो लगा समय को आवर्त काल कहते हैं, है ना? सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर जो ग्रह चक्कर लगाती है, चक्कर लगाने में जो समय लगता उस समय को आवर्त काल कहते हैं। इसे t से सूचित किया जाता है। इसका यह साइन मात्रक तो सेकेंड होता है ना? तो विद्यार्थी, आवर्त काल का वर्ग और उसके बीच के जो दूरी है, दीर्घवृत्तीय कक्षा की जो दूरी है, वो दूरी के घन का समानुपाती होता है।
घन का समानुपाती होता है। घन के जगह पर आप तीसरा घात बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं आवर्तकाल का दूसरा घात और उसके बीच की दूरी के तीसरे घात का समानुपाती होता है। तो याद रहे, मैं आप लोग को ये दिखाने का काम अगले वीडियो में करेंगे। तो सही बच्चे इस चीज को याद रखेगा कि केपलर का पूरा नाम क्या है, जोहान्स केपलर। इन्होंने 3 नियम दिया। पहला नियम आपका फोकस से रिलेटेड है, दूसरा नियम क्षेत्रफल से रिलेटेड है और तीसरा नियम है आवर्तकाल और उसके बीच की दूरी से संबंधित। तो याद रहे विद्यार्थी जी ये तीनों। फिर हम लोग इसी चैनल पर इसी वक्त के साथ मिलेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से धन्यवाद।